Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. Lecture number is 16, course linear algebra, and we are first going to we have a little discussion on linear dependence and independence and about basis. ओके इसके ऊपर हमारी बहुत ही लिटिल डिस्कशन होगी क्योंकि इससे हमें इतना ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट इसके बारे में जो अंग्रेजी है वो थोड़ी सी बोल दूंगा और फिर जो समझाने वाली कोई बात हुई तो वो समझा दूंगा। एन इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर्स, कैसा सेट ऑफ वेक्टर, इंडेक्स वेक्टर v1 टू vp। ठीक है, और फिर आपके पास है इन v एक वेक्टर है उसके अंदर ये होगा, और फिर इस सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द वेक्टर इक्वेशन c1 v1 प्लस c2 v2। ये बातें हम पहले भी देख चुके हैं। अब इसका बेसिस से थोड़ा सा ताल्लुक जो बताया जा रहा है वो है ये सारा जीरो के बराबर हो, हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो इसके पास, और उसके बाद आपके पास ये c1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और फिर रिस्पेक्टिवली cp भी 0 हो सकता है। तो आपके पास जो सेट है v1 टू vp इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैं इधर से थोड़ा सा रेज कर दूंगा। अच्छा, इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इक्वेशन 1 वो जो हमने लिखी थी c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस cp vp हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और पहले ये भी बात होगी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है दैट इज इफ देयर आर सम वेट्स। वेट्स कौन से हैं? c1, ठीक है, एंड अप टू cp, और नॉट ऑल जीरो सच दैट इट होल्ड्स। ठीक है, इक्वेशन 1 को होल्ड करना चाहिए चाहे ये सारे जीरो हो या के ना हो। इन सच अ केस वन जो हमने इक्वेशन लिखी थी c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस अप टू so on प्लस cp vp is called a linear independence or dependence relation among v1 to vp। ठीक है, वो एक रिलेशन है कि वो डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस को प्रूव करने के लिए। फिर आपके पास एक थ्योरम आ जाता है, और उस थ्योरम में एन इंडेक्स सेट v1 to vp of two or more vectors with v1 is not is equal to 0 is linearly dependent if and only if vj, where j is greater than 1, is a linear combination of the preceding vectors v1 to vj। ये हमने linearly dependent के बारे में बात की है। अच्छा, इसके बाद एक डेफिनेशन आपके पास आ जाती है। डेफिनेशन में बात है let h be a subspace of a vector space v, an index set of vectors beta is equal to b1 to bp in v is a basis for h if दो कंडीशंस है इसमें। if beta is linearly independent set and
The subspace spanned by beta coincides with H. That is, H is equal to span B1 to BP। इसके बाद आपके पास फिर एक थ्योरम है, थ्योरम कहता है कि लेट एस इज इक्वल टू V1 to VP be a set in V and let H is equal to span V1 to VP। तो पॉइंट ए है यहां पर एक, उसमें वो कहता है कि इफ वन ऑफ द वेक्टर से दैट S माइनस Vx is a linear combination of the remaining vectors in S, then a set formed from S by remaining Vk, k can be any constant here, still spans H। और दूसरी बात जो है B के if H is not a null vector, some subset of S is a basis for H। फिर इसके बाद एक और थ्योरम है, हम एग्जांपल्स को इसके रिलेटेड नहीं देखेंगे, आप वो खुद देखेंगे, जो बाद में पहले भी कर चुका हूं कि जो आपके द पिवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए form a basis for column A। ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा था कि जो पिवट कॉलम्स बनते हैं वो हम एक्चुअल मैट्रिक्स के वो वाले कॉलम्स को बेसिस फॉर कॉलम ए के तौर पे लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, आप कह सकते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास केस है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। वी हैव टू रश थ्रू टू मेक some little time period video। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इसके अंदर भी आपके पास सबसे पहले एक थ्योरम है, और थ्योरम के अंदर ऐसे है, लेट बीटा इज इक्वल टू B1 to Bn be a basis for a vector space V, then for each x in V there exists a unique set of scalars C1 to Cn such that x is equal to C1 B1 plus up to C एन बी एन। हम एग्जाम्पल्स करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको वहां पे ज्यादा समझ आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे एक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के अंदर वो कहता है कि सपोज बीटा इज इक्वल टू B1 to Bn
is a basis for V and X is in V, the coordinates of X relative to basis beta, or the beta coordinates of X, are the weights C1 to Cn such that X is equal to C1b1 plus up to Cnbn. If C1 to Cn are beta coordinates of X, then the vectors in Rn like this, X beta is equal to C1 up to Cn is the coordinate vector of X relative to beta, or the beta coordinate vector of X. The mapping of X to X beta is the coordinate mapping determined by beta actually. We'll be focusing on some examples so you can find out what we're going to do. So we have an example 1. ओके, एग्जाम्पल 1 में वो हमें एक बीटा गिवन है जो कि B1 और B2 पर मुश्तमिल है, तो 2 है तो ये 4r² है, ठीक है। वेयर B1 इज इक्वल टू 1 0 एंड B2 इज इक्वल टू 1 2, x जो है वो भी आपका इन r² है, और आपका जो x की जो मैपिंग है बीटा पर वो -2 और 3 है। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड x, ठीक है। x आपके पास क्या है, x इज बेसिकली x बीटा की जो उस पे मैपिंग है और आपका बीटा एक्चुअली, तो x बीटा आपके पास क्या है -2 और 3, सॉरी बीटा पहले आएगा और फिर ये x बीटा आएगा, आपके पास x की मैपिंग आएगी। तो x बीटा आपके पास क्या है, बीटा क्या है आपके पास B1 और B2, और x बीटा क्या है आपके पास -2 और 3, तो x आपके पास क्या हुआ -2b1 प्लस 3b2, और मैं इसको -2 और ये b1 जब लिखूंगा 1 0 एंड प्लस 3 दैट इज b2 इज 1 2, ठीक है। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 3 will get you
1 एंड 0 प्लस 6 विल लेट यू 6। तो ये आपके पास x है और x का फार्मूला क्या है, बीटा, और x की प्रोजेक्शन जो बीटा पर है, और बीटा इज कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ पे था b1 एंड b2, और x की बीटा पे प्रोजेक्शन -2 3 थी, तो हमने x भी फाइंड आउट कर लिया इससे। तो ये आपने बेसिकली करना है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 2। उसके अंदर आपको x गिवन है और एक e वेक्टर गिवन है जिसके अंदर e1 और e2 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, x की मैपिंग अच्छा x क्या होता है 1 6 और बीटा यानी कि e1 e2 और फिर आपके पास x की मैपिंग जो e पर है। तो x की मैपिंग जो e पर होती है वो सेम एज x होगी, तो वो आएगा 1 6 ही आएगा। और e1 क्या होता है, अच्छा e1 और e2 को एज इट इज अभी आप लिखें, और वो ये भी 1 6 हो जाएगा। तो ये 1 डॉट e1 प्लस 6 डॉट e2 होगा, और 1 डॉट e1 क्या होता है, e1 होता है आपके पास 1 एंड 0 प्लस 6, और e2 आपके पास होता है 0 और 1। अगर मैं इस चीज को अब सॉल्व करूंगा फर्दर, 1 1s are 1 plus 6 zeros are 0, that will let you 1, 1 zeros are 0 plus 6 1 the 6 will let you 6। तो हमने ये चीज प्रूव की कि जब हमारे पास ये E1 और E2 लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म होता है 1 0 0 1, तो हमारा जो मैपिंग हो रही होती है वो सेम आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पर। ये आप देखें x की मैपिंग e पर भी 1 6, यानी कि आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू x मैपिंग ऑन e, e is with the identity matrix। So we have example 4 now. Where b1 is equal to 2 1 and b2 is equal to -1 1 and x is equal to 4 and 5। So what is left? The projection of x on beta we have to find। तो x का फार्मूला क्या होता है 4 इंटू 5, और x बीटा आपके पास पहले आपके पास बीटा आएगा, तो बीटा में आपके पास ये b1 और b2 आएंगे, या और x बीटा आपने फाइंड करना है। लेट्स सपोज के जो x बीटा के अंदर x बीटा 1 होगा और x बीटा 2 दो वैल्यू यूज होंगे, यानी कि मैं ऐसे लिख देता हूँ b1 ये b2। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू बीटा, बीटा के अंदर ये b1 और b2 है, और फिर x बीटा। ठीक है, और x बीटा के अंदर ये मेरे पास दो वैल्यूज हैं x बीटा 1 और x बीटा 2। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 4 और 5। हमें बेसिकली ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, और b1 और b2 की वैल्यूज में लिखता हूँ 2 1 -1 और 1, और ये आपके पास x बीटा 1 और x बीटा 2, that is basically the x projection of x on beta।
अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये चीज यहां से फाइंड आउट करनी है तो मुझे, मैं आप लोगों को ये ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, मैं 1 मिनट। अच्छा, ये जो अभी मुझे फाइंड आउट करना है ना, 4 और 5, अच्छा ये चीज जब मैं, ये लेट्स सपोज कर लें एक आपकी बी मैट्रिक्स है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है और ये आपकी एक्स मैट्रिक्स है, हमें तो एक्स फाइंड करना है, तो एक्स उधर जाके क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो ए इनवर्स आपके पास क्या होगा, 2 - 1, 1 और 1 इसका इनवर्स, और साथ बी जो है वो 4 और 5। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, हमने एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के तौर पर, तरीके के तौर पर इनवर्स, ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया था कि मैं जो हूं ये बना लूंगा कि ए और बी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तौर पे लिखूंगा, 2 1 - 1 1, और बल्कि लेट्स सपोज करें हमारे पास ये सिस्टम है, मैं ए और बी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तौर पे लिखता हूं और मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या करना चाह रहा हूं मैं आपको एक दफा लिख के दिखा देता हूं कि जैसे पहले थी ना, हम वैसे ही लिख देते हैं कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स थी, 2 1 - 1 1, और एक्स था, और एक 4 और 5 था, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है। मैं ए और बी को आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के तौर पर लिख के एक्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूंगा, 2 1 - 1 1 और 4 और 5। अब मैं इसकी रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनाऊंगा, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 0 0 1 3 और 2। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि एक्स बीटा 1 है ये, और ये एक्स बीटा 2, एक्स बीटा 1 इज इक्वल टू 3 एंड एक्स बीटा 2 इज इक्वल टू 2। और एक्स बीटा क्या था मेरे पास, बेसिकली एक्स बीटा 1 और एक्स बीटा 2 था, और ये मैट्रिक्स मैंने फाइंड आउट कर ली, ये आई है मेरे पास 3 and 2। so that was our answer, ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया। अब थोड़ी सी थ्योरी है उसको देखते हैं। थ्योरी में कुछ ऐसे है कि बी जो है, B1 to Bn बीटा, और प्रोजेक्शन ऑफ बीटा जो है, फिर वो हम करें तो B1 to Bn के लिए, तो x हमारे पास है C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस अप टू सो ऑन CN Bn। अब यहाँ पे बस वो फार्मूला आएगा, x इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ईटा, और साथ आपके पास, यानी कि ये बीटा की जगह पे है और एक्स की प्रोजेक्शन बीटा पर, ठीक है। पहले एक्चुअली हम इसको सिर्फ बीटा लिख के डील करते थे। फिर एक आपके पास थ्योरम है, और थ्योरम में वो कहता है कि लेट बीटा इज इक्वल टू B1 to Bn, और आपके पास बी अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस V, देन द कोऑर्डिनेट मैपिंग, एक्स की जो मैपिंग है हमारे पास x to x बीटा is 1 to 1 linear transformation from V to Rn। फिर आपके पास एक एग्जांपल 6 है, दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल इंशाल्लाह फॉर टुडेज लेक्चर।
तो एग्जाम्पल 1 के अंदर वो हमें गिवन है, डेटा जो है ये आपका 1 + 2t², 4 + t + 5t², और तीसरा है हमारे पास सेक्टर 3 + 2t। तो इसको मैं अगर जस्ट इन अदर वर्ड्स लिखूं तो ये मेरे पास 1, 0 और 2 है, यानी कि कांस्टेंट t और t² के तौर पे लिख रहे हैं। फिर मेरे पास कांस्टेंट 4, t का कांस्टेंट 1 और t² का 5। दूसरे में मेरे पास कांस्टेंट 3 और t जो है वो 2 है, और 1 0 t² का कांस्टेंट है। ये तीन मेरे पास वेक्टर हुए। अब जब मैं इनको इन केस ऑफ मैट्रिक्स लिखता हूँ तो मेरे पास 1 0 2 4 1 5 3 2 और 0 के तौर पे आते हैं, और मैं इनको एक नल मैट्रिक्स के तौर पर सॉल्व करता हुआ x की वैल्यूज निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे पास 1 0 0 जब मैं इसको एक्लन फॉर्म में लेके आता हूँ, और 4 1 एंड 0 3 2 0 और 0 0 0। ठीक है, इससे आपके पास ये आ जाएगा कि 3 + 2t = 2। अच्छा, 3 + 2t = लिखना है हमें इसके 2 × 4 + t + 5t²। ठीक है, और -5 × 1 + 2t²। अच्छा, ये किस तरह आया है? हमें 3 + 2t किस तरह हमने फाइंड आउट किया? 2 × अच्छा, ये वाली जो वैल्यूज हैं अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो ये होगा, पहले कांस्टेंट है, फिर 4 है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 4t + 3t² = 0। और दूसरा मैं लिख सकता हूं t + 2t² = 0, और 0 = 0। ठीक है, तो 3 + 2t 2 × दिस वेक्टर। ठीक है, ये कांस्टेंट वाला वेक्टर कह लें आप, और 2 और ये t और -5 × दिस। अच्छा, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, अच्छा कहने का मकसद क्या है कि t जो है ना वो -2t² के बराबर है। अब मैं यहां पर अगर इसको सॉल्व करूं, 2 4 are 8t + 2t + 10t², और यहाँ पर -5 + 5 2 10t², और ये आप देखेंगे कि 10t² प्लस का, और यहाँ पे ये माइनस वाला आना है, ये माइनस वाला आपस में कैंसिल, और आगे पीछे रह गया 8 + 2t। ठीक है, ये सिर्फ 8 होना है, t नहीं है। 8 - 5 आपके पास 3 + 2t। अच्छा, तो ये हमने लिख ली है। तो ये आपने देखा 3 + 2t इसी के बराबर है, यानी कि ये वाला फैक्टर ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर एंड -5 ऑफ दिस फैक्टर के बराबर आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो भी देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।